तो बात हो रही थी क्यूब वाले सवालों की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, समझो। तो मेरे पास एक क्यूब है और चार्ज रखा गया है कोने पे। कहाँ रखा गया है? कोने। अब पहली बात तो आपसे पूछा जाता है, क्या बताइए? फ्लक्स बताइए क्यूब से गुजरने वाला। तो आप इसको सॉलिड स्टेट से भी सोच सकते हो, आपको याद होगा तो। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8। या दूसरा तरीका इमेजिनेशन, कितने क्यूब मानने पड़ेंगे? 8 क्यूब मानने पड़ेंगे। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आ जाएगा? 1/8। तो मैं आपसे पूछूं, क्यूब से, इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, आंसर है सर इसका कंट्रीब्यूशन होगा Q/8। तो आंसर आ जाएगा Q/8 एप्स। क्या ये बात सही है? अब मैं आपको दो अलग अलग बातें पूछ रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर फेस से, ये वाली फेस, जैसे एक बच्चे ने बोला रटा हुआ Q/24, इस वाली फेस से। दो अलग अलग सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये थोड़ा दिमाग से 2 बार 3 बार सोचना पड़ेगा। क्यूब से तो Q/8 है। अब बच्चा सोचता है यार क्यूब से Q/8 है, तो अब इसके 6 टुकड़े करने हैं, क्योंकि क्यूब में कितने फेस हैं? 6। तो एक सामान्य सोच क्या कहती है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट आ गया, अब इसको 6 से क्या कर दो? डिवाइड। कल आपने ही सिखाया था। ये अप्रोच गलत है। क्यों गलत है उसको आप सुनेंगे 2 बार 3 बार तो मजा आएगा। मैं एक कल वाला एक सवाल आपको समझाता हूं। जैसे यहां लाइंस ऑफ फोर्स है, आप बताएंगे इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? 0। कारण सुनिए 2 बार। इलेक्ट्रिक लाइंस तो इसी प्लेन में है। एरिया वेक्टर कहां है? एरिया वेक्टर है प्लेन के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी प्लेन में है, जबकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। कल मैंने आपको एक सवाल कराया था। सेम बात अब आपको सोचनी है। जो क्यू रखा गया है वो कोने पे रखा गया है जहां ये कैमरा लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। पता है 3 बच्चे तो बेकार हैं। कौन कौन से? ये वाला, ये और छत। कारण क्या है? फील्ड लाइंस इससे चिपक के चलेंगी, तो इसका एरिया वेक्टर तो आएगा परपेंडिकुलर। फील्ड लाइन इसी प्लेन में है, तो फ्लक्स कितना? 0। सेम हालात ऊपर के होंगे, सेम हालात इसके होंगे। आराम से सोचिए, धीरे धीरे। चार्ज कोने पर, हाँ सर। स्टेप नंबर 2, चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस पैदा करेगा, बिल्कुल सही। इस वाली दीवार की बात करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में चिपक के चल रही हैं, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बताइए फ्लक्स कितना? 0। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो वो 6 में डिवाइड नहीं होगा। 3 बच्चों का तो कंट्रीब्यूशन 0 है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या? फिर देखिए तसल्ली से, ये वाला देखिए। मैं इसमें बनाने की कोशिश करता हूं, आप देखना। ये क्यू, ये लाइंस, ये लाइंस पैदा हो रही है, ये देखिए।
केवल आप हाईलाइट करिए ऊपर वाले को, छत को, और मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, क्या छत में ही इलेक्ट्रिक लाइंस है और इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर है? ये वही बात तो हो गई। उसी प्लेन में फील्ड है और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो इसका आंसर आएगा 0, 0। तो अब बताइए, Q/8 के कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े होंगे। क्यों 3 क्यों हुए? 3 तो 0 हो गए। कौन कौन से? ऊपर वाला, पीछे वाला और साइड वाला। इससे तो निकलेगा। तो बताओ इसके कितने टुकड़े करेंगे? 3 बराबर टुकड़े करेंगे। तो बताओ Q/8 डिवाइडेड बाय 3, Q/24। अभी जबरदस्ती यहां मत बढ़ना, अभी मैं एक बार और समझाऊंगा, फिर इसको क्लियर करूंगा। इसका आंसर Q/24 है, इसका आंसर 0 है। पहले आप अच्छे से नोट करिए। क्यूब का फ्लक्स पूछेगा तो Q/8 है, इस शेडेड का पूछेगा तो 0, इस शेडेड का पूछेगा तो Q/24। 15 मिनट बाद इसी प्रश्न को फिर से लूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। 3 अलग अलग प्रश्न हैं। क्यूब, Q/8, ऊपर वाली शेडेड 0, नीचे वाली शेडेड Q/24। 3 से भाग क्यों दिया? 6 बच्चे थे, पर 6 में से 3 नालायक हैं। 3 का फ्लक्स तो 0 है, तो पिताजी का पैसा 6 भागों में नहीं, 3 बराबर भागों में बटेगा। हाँ या ना? बढ़ू आगे, जल्दी आइए। आज ईएलपी नंबर 5 पूरी करना। कुछ कुछ जो डाउट रह गए उनको भी मैं क्लियर करूंगा। 5 को फिर से हाथ लगाना। 5 में आप देखो 24 के 24 सवाल, 22 के 22 सवाल, 20 के 20 सवाल फ्लक्स 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 के हैं। आप इतना बार सोचोगे, आपका और फ्लक्स सिस्टमेटिक तैयार हो जाएगा। किसी मटेरियल में इतने लाइन से फ्लक्स के सवाल कहीं नहीं है, ना किसी बुक में ना किसी मटेरियल में, जो केवल एक डेडिकेटेड टॉपिक पर हो। इसलिए ईएलपी बहुत खास है। अगर आप इसको लेके चलते रहोगे, आपके टॉपिक धीरे धीरे अपने आप शेप लेते जाएंगे। बढ़े आगे, जल्दी नोट डाउन करें। तो कोने पे जो चार्ज रखा है, तो जरा सोचो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 3 दीवारों से चिपक के चल रही है। कौन कौन सी 3 दीवारें महसूस कर सकते हो? ऊपर वाली, पीछे वाली और ये साइड वाली। 3 दीवारों से चिपक के चल रही है, तो 3 दीवारों में उसका कंट्रीब्यूशन 0। चले बढ़े आगे। हाँ, और सीखते, और कुछ बातें बढ़िया सीखते हैं। जैसे एक सवाल है जो आपने देखा, ये एससीवी का एक सवाल है। कई बच्चे इसमें अटके भी थे, पूछ भी रहे हैं। ये एक हेमिस्फीयर है, ऐसे रखा गया है। क्या अभी इसमें से फ्लक्स निकलेगा क्या? हाँ, बता सकते हैं कितना निकलेगा? किया था अपन ने। पूरा गोला मारेंगे तो Q/ε0 हेमिस्फीयर में से, तो हेमिस्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। Q/2। पर उसने ये नहीं पूछा। उसने कहा भैया ये फ्लक्स तो निकल रहा है, ये तो सभी को पता है, तुम तो कुछ नई बात करो, एक नया चार्ज लेकर आओ। देना ईएलपी, एक नया चार्ज लेके आओ, और इतनी सारी पोजीशन है, ए, बी,
सी डी। प्रश्न ये है, तीसरा चार्ज, सेकंड चार्ज, एक तो यहां रखा हुआ है, इसका तो कंट्रीब्यूशन है ही, सेकंड चार्ज कहां रखें, कहां रखें ताकि फ्लक्स रिमेन अनचेंज, मतलब इस फ्लक्स में कोई अंतर आना नहीं चाहिए। आया किसी का आंसर? देखो, ऑप्शन देख के आइडिया लग भी गया होगा, फिर भी समझो भाई। ये सी है ना, यहां पे अगर कोई चार्ज रख दोगे ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सुनना क्यों, इससे लाइंस बनाओ, लाइंस जैसी बना सकते हो बना डालो, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी, जैसी भी। आप देखो, जो बाहर बाहर से जा रही है उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, जो भी बॉडी में से जा रही हैं, देखो जहां वो इन हो रही हैं वहां से कट भी हो रही हैं। कल मैंने आपको बता दिया था, अगर इन भी हो गया, आउट भी हो गया, तो उसका कंट्रीब्यूशन खत्म। देख लो आप, सी पर अगर आप चार्ज रख दोगे, सी पर रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तसल्ली से बताओ क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सी से जो फ्लक्स, जो फीड लाइंस हेमिस्फीयर से जुड़ेंगी, तो जितना इन कटेंगी उतना ही आउट। जरा डी से सोचो, ए से, सर ए तो सेम कहानी, ए सेम कहानी है सर, सेम कहानी है सर, तो ए पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए आप तसल्ली से समझ लीजिए, प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है। यदि मैं चार्ज को सी या ए पे रखूंगा, सेकेंड चार्ज कहां रखें ताकि फ्लक्स रिमेन अनचेंज? सी पे रखूंगा, जितना इन होगा उतना आउट। ए पे रखूंगा, जितना इन कट हो रहा है उतना आउट। सी और ए पे रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या ऊपर वालों से पड़ जाएगा क्या? क्यों भाई, ऊपर वाले से क्यों पड़ जाएगा? आप तो कहते थे बाहर वाले का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता, वो क्लोज सरफेस के लिए कहता था मैं। अगर ये क्लोज होती तो कोई योगदान नहीं होता, हेमिस्फीयर है। इसी चित्र को वापस बनाता हूं, इसी चित्र को वापस बनाता हूं। अब पॉइंट कहां लेता हूं? ऊपर, बी और डी, ये बी, देखना मजे आ जाएंगे। यहां तक तो मामला ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। भाई इधर गड़बड़ हो गया, इधर गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि यहां यहां इन तो हो गया, आउट कटिंग नहीं है। आउट कटिंग कहां है? ओपन सरफेस है नीचे से। तो बी पे चार्ज रखने से, हाँ अगर ये क्लोज होती तो मेरी बात आज भी सच है, बाहर वाले का तो फर्क नहीं पड़ता। पर कब? जब सरफेस क्लोज होती। अब तू कैसे भी बना ले, हमेशा दो बार ही काटेगी। पर जब सरफेस ओपन है तो कुछ तो दो बार काट रही है, पर कुछ एक बार ही काट रही है। अब बी तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देगा। इसी तरह से यहां कौन है? यहां, यहां कौन है? डी, डी भी कंट्रीब्यूशन देगा। कुछ नहीं दे दे, कुछ तो कट रहा है दो बार, बिल्कुल। तो बताइए आंसर क्या आएगा? बी और ए और सी। प्रश्न सबको समझ में आया? प्रश्न क्या है? दूसरा चार्ज कहां रखें ताकि फ्लक्स पे कोई प्रभाव ना पड़े? तो पूरा शब्दों में लिखें। जब हम ए और सी पे रखेंगे, जब हम ए और सी पर रखेंगे, ए और सी पर रखेंगे, तो जितना फ्लक्स इन है
उतना ही आउट होगा। जितना फ्लक्स इन है उतना ही आउट होगा, क्योंकि लाइंस सरफेस को दो जगह कट कर रही हैं। क्योंकि लाइंस सरफेस को दो जगह कट कर रही हैं। बोलिए, क्या बात क्लियर हुई? तो आंसर क्या होगा? ए और सी। ए और सी पर रखने पर फ्लक्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बोले, और क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। तो फिर तो क्लोज सरफेस हो जाएगी ना। क्लोज सरफेस के लिए तो गॉस थ्योरम, आउटसाइड चार्ज से फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोज सरफेस अगर है तो आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा हमेशा। सही। चलिए आगे बढ़े, कुछ और सवाल करते हैं। मेरे पास एक क्यूब है और मेरे पास एक रॉड है। इस रॉड की जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। लैम्डा क्या कहलाता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रॉड को इस क्यूब के अंदर इंसर्ट किया। भाई दो तरीके से। एक बार तो कर दिया बॉडी डायगोनल, फिर आपसे पूछा फ्लक्स। एक बार कर दिया किसी साइड के पैरेलल, फिर आपसे पूछा फ्लक्स। बताओ, अगर मैं किसी साइड के पैरेलल डाल दूं तो क्या होगा? आप जरा सोचिए, कितना चार्ज अंदर आएगा? कितना चार्ज? ये क्यूब है, आपने एक रॉड लाए और किसी साइड के अलोंग, अलोंग कैसे डाल सकते हो बताओ? अलोंग, या तो ऐसा बिल्कुल सीधा, या वाई पर, या जेड पर। कितनी रॉड अंदर आएगी? सोच के बताइए। अगर इसकी लंबाई ए है क्यूब की, तो कितना चार्ज अंदर आएगा? कितना अंदर आएगा? क्योंकि हमें तो किससे मतलब है? क्यू एनक्लोज से। तो कितना अंदर आएगा सर, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.5। आप तुरंत हंस गए, देखो आप तुरंत हंस गए आप। मतलब ये गिनने वाला टेक्निक सही नहीं है। मेरे 8 आएंगे सर, मेरे तो 10 आ गए सर, मेरे तो 13.25 आ रहे हैं सर। तो मतलब ये तरीका तो चलेगा नहीं। तो कैसे निकालें? बड़ा सरल, लैम्डा बराबर चार्ज बटे लेंथ। लेंथ पता, कितनी लेंथ अंदर आएगी? ए। कितनी? ए। चार्ज पता नहीं, लैम्डा। तो बता कितना चार्ज अंदर आया? ए लैम्डा। ए लैम्डा। अब बता फ्लक्स क्या होता है? क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। आंसर। सोचते चलो कि वो रॉड जब आप उसको अंदर इंसर्ट करोगे, आप कहोगे सर यार मेरे तो ए से ज्यादा दिख रहा है। अरे ए से ज्यादा दिख नहीं रहा, ये फेस कोई इधर थोड़ी ना है, ये तो बाहर आ रही है, ये कमरा है ना। आप सोचो, रॉड को किसी भी लंबाई के अलोंग डालोगे, कितनी लंबाई आ सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम अंदर? ए, जितनी क्यूब की साइड है। चाहे एक्स में डालो, चाहे वाई में डालो, चाहे जेड में डालो, ए ही आ सकती है। ऐसे डालेंगे तो भी ए आएगी, जेड में डालेंगे तो भी ए ही आएगी। तो आपने रॉड को कैसे डाला है, लिख लो, अलोंग एनी साइड, अलोंग एनी साइड। अब एक बार आया, इसको बॉडी डायगोनल में डाल दो। बॉडी डायगोनल समझते हो? सॉलिड स्टेट। नीचे से वहां से इंसर्ट किया और निकलेगा कहां से? बॉडी डायगोनल ऊपर वाले किनारे से। कितनी लंबाई?
√3a। सॉलिड स्टेट जिंदाबाद। बॉडी डायगोनल की लंबाई √3a। बताओ कितना चार्ज आएगा, कितना फ्लक्स आएगा? कोशिश करो, कोशिश करो। तेज बोलिए, समझा नहीं, वापिस बोल। तेज बोल थोड़ा सा। हाँ, ना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से तो कोई मतलब ही नहीं ना, उनसे तो अपन ऊपर उठ गए जीवन में। अपन को सिर्फ क्या चाहिए? क्यू एनक्लोज। गॉस ने तो जीवन आसान बना दिया ना। गॉस कहता कोई ई है कुछ नहीं, सिर्फ क्या, ई कहाँ ए कहाँ, जीवन आसान बन चुका है ना। सिर्फ क्या चाहिए? क्यू है। ई और ए का तो जमाना गया। अब तो अगर सरफेस क्लोज है तो सिर्फ क्या चाहिए? सही, लेटेस्ट जमाना भी यही है। क्लियर? अगला करें। अब बताइए, अगर अगर बॉडी डायगोनल में डाल दें, अगर बॉडी डायगोनल में डाल दें तो बताइए कैसी लंबाई जाएगी? कैसी लंबाई? यहां से एंटर होगा और यहां जाएगा। ओहो, तू क्यों आ रहा है भाई? यहां, इधर, केवल ये वाला चार्ज। वैसे तो इसमें चार्ज बहुत है, तो मुझे पूरे चार्ज से मतलब नहीं है। एनक्लोज चार्ज। बताओ ये लंबाई √3a। ये मैक्सिमम लंबाई होती है। बाकी आप डायगोनल में डालोगे, सरफेस डायगोनल में √2a, टेढ़ा मेढ़ा डालोगे L √2l के बीच में आएगा। ये सबसे ज्यादा है। ये है मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स। बताइए कितना चार्ज आएगा? लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा चार्ज पता नहीं, लेंथ √3a, तो क्यू एनक्लोज लैम्डा इंटू √3a। फ्लक्स क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू √3। खत्म। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। बोलिए, चमका क्या सवाल? सीधा। अब तो एक ही सोच, एक ही मकसद, एक ही एम, क्यू एनक्लोज चाहिए। कोई मुझे क्यू एनक्लोज दे दे। अब तो सिर्फ यही फ्लक्स का सवाल आते ही केवल हाथ जोड़ लेने हैं। मुझे तो केवल क्या दे दो? क्यू एनक्लोज। इसमें मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा है। बोलो हाँ है क्या? थोड़ा इसको कठिन करें। अगला लिखिए, जल्दी बराबर आइए। चले, जैसे इसी सवाल को ऐसे पूछ सकता है, ये एक गॉसियन सरफेस है और ये एक रॉड है। ये सेंटर है, ये दूरी r/2 है। आपसे पूछा गया है फ्लक्स बताओ। फ्लक्स बताओ। फ्लक्स का एक ही, सर अपन को तो क्यू एनक्लोज चाहिए। गिन लो सर। ये 12 कैसे आ जाएंगे? थोड़ा गिनेंगे, सब गिन लिए क्या? अंदर अंदर वाले 5, 5। बाहर वाले थोड़ा गिनने हैं। ओए, बाहर वाले कौन गिन रहा है? केवल अंदर वाले। कितने? 5। पर 5 से काम चलेगा नहीं। अब मुझे ये देखना पड़ेगा इसकी लंबाई
कितनी है। थोड़ी सी अब मैथ्स लगा, ये कितनी आर, ये कितना r/2, तो थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा। ये r/2, इसको मान लिया x, पाइथागोरस जिंदाबाद, x² प्लस r²/4, तो x² बराबर r² माइनस r²/4, 3r²/4 x √3r/2। पर ये तो x इतना है, तो वास्तव में कितना होगा 2x। वास्तव में कितना आएगा 2x। तो लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पता नहीं, लंबाई है 2x, x आपने मैथ से निकाल लिया, √3r/2, तो q आ गया लैम्डा इंटू √3। जब धीरे धीरे वैसे सवाल करते हैं ना, अपने आप फ्लो डेवलप होता है। ये दिमाग का सीखने का, समझाने का ये तरीका होता है। एक लॉजिक पकड़ो, उस पर 3-4 तरह के सवाल देखो, अपने आप दिमाग फ्लो समझता है। अच्छा, इस तरह के बाद ये क्वेश्चन, इस तरह के बाद ये क्वेश्चन, अपने आप चीजें आ जाती। अब फ्लक्स लगा दीजिए, क्यू एन क्लोज लैम्डा इंटू √3r अपॉन एप्सिलॉन। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए था, कितना चार्ज अंदर आएगा, वो मुझे लेंथ चाहिए थी। पिछली बार में लेंथ मुझे रटी हुई मिल गई थी, बॉडी डायगोनल √3 है, इसमें मुझे रटा हुआ मिल गया था ए, पर इसमें मुझे रटा हुआ नहीं मिला, इसमें मुझे निकालना पड़ा कि भाई कितनी लंबाई उसकी अंदर है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या बात क्लियर हुई? जल्दी बराबर आइए। 6 नंबर आ गई क्या एलबी? नहीं आई, 6 नहीं आई। ईएलपी नंबर 6 का पता करो। 6, चलो बढ़े आगे। ठीक है साहब, आगे लिखें। अगला क्वेश्चन बोलूं, फिर आगे गॉस थ्योरम को पढ़ाएंगे, फिर डिस्कशन भी करेंगे। चलो एक बार क्यू वाली बात फिर से थोड़ा समझो, ये दिमाग में बैठेगी तभी जाके आप कर पाओगे। देखो, सुनना समझना फिर से, इसलिए ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, बार बार सीखें, आपका डर हटे। ये हमारी ड्यूटी है, मास्टर की ड्यूटी है कि बच्चे का सब्जेक्ट का डर हटना चाहिए। 2 बार समझाएं, रात को डिस्कशन क्लास ली कि नहीं यार बच्चा एक बार और पूछ ले, फिर अभी 3 दिन बाद फिर लगा देंगे। यार डाउट रुकना नहीं चाहिए, डाउट नहीं रुकेगा, क्लियरिटी आएगी, तो घर पे पढ़ने का मन करता है कि नहीं यार मुझे चीजें समझनी है, सब्जेक्ट से फिर भागते नहीं है अपन। हाँ ठीक है, तो आज बंटवा देना अगर आ जाए छुट्टी से पहले। ठीक है, चलो अब सुनना सवाल क्या क्या है। यहां रखा है क्यू कोने पे, सुनिए बाद में बनाइएगा, एक बार में सुन लीजिए। ये क्यू कोने पर है, क्यू कोने पर है, क्यू कोने पर है। सिर्फ कॉर्नर देखकर आपको आंसर नहीं देना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। तीनों ही सवालों का उत्तर अलग अलग है। तीनों सवाल सुनिए, तीनों में क्यूब है हाँ, तीनों में चार्ज कोने पर है हाँ, तीनों के प्रश्न अलग हैं। यहां पूछा है क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, यहां पूछा है इस शेडेड से पास होने वाला फ्लक्स, यहां पूछा है इस वाले से पास होने वाला फ्लक्स। तीनों आपने अभी समझे थे, एक बार और क्लियरिटी से बता रहा हूं। देखिए इस वाले जनरल सवाल में जो नीट का प्रश्न है, इसमें क्या है, सॉलिड स्टेट की बात आप लगा सकते हैं, कोने पे रखी चीज का योगदान
1/8 होता है बॉडी में, 1/8, क्योंकि इसको सब तरफ से कवर करने के लिए मुझे 8 क्यूब रखने पड़ेंगे। जो गॉस लगेगी वो उन 8 में लगेगी। किसमें लगेगी? 8 में। तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 1/8। तो इसका आंसर आएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q/8। प्रश्न को ध्यान से समझिए। ये क्या पूछा गया है? क्यूब का। क्या ये ओके है? Q/8। कोना बोले तो Q/8, पर केवल कोने से उत्तर मत दीजिए। अब वो क्या पूछ रहा है? शेडेड का। यहां एक सोच सामान्य बच्चे की क्या आती है, सर ये जो रुपया है वो 6 भागों में बढ़ जाना चाहिए, पर वो 6 भागों में नहीं बटेगा। उसमें से 3 बच्चे नालायक हैं, उन पे फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 है। कौन है वो 3? कौन है वो 3? कौन कौन से? एक ऊपर वाला, एक पीछे वाला, और एक ये साइड वाला, जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस चिपक के चल रही हैं। आइए एक बार यहां से फिर देखिए, जो कैमरा आपके कोने में लगा हुआ है, वहां इमेजिन करिए एक चार्ज है और ये क्यूब है, तो वो चार्ज हो गया कॉर्नर पर। बोलिए ये क्लियर हो पा रहा है? यहां चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। इमेजिन करिए चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, 3 दीवारों से वो चिपक के चलेगी। कौन कौन सी 3 दीवारें होंगी? ये वाली, ये और ऊपर। इनसे इलेक्ट्रिक लाइंस बिल्कुल इसी प्लेन में चलेंगी। पर बेटे इसका एरिया वेक्टर कहां है? परपेंडिकुलर। फील्ड लाइन इसी प्लेन में है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन तो 3 से तो 0 हो गया। 3 बच्चे नालायक निकले, उनका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं, इसका बताओ, इस वाले शेडेड का बताओ, 0। और इसमें योगदान आएगा, तो अब उस Q/8 के कितने टुकड़े होंगे? तो देखो ये जो Q/8 आंसर आया था, अब 6 से भाग नहीं, 3 से भाग, तो उत्तर क्या आएगा? Q/24। क्या बात क्लियर हुई? तो कोने कोने के 3 आंसर हैं, अलग अलग किताबों में 3 मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में करना है। कॉर्नर में क्यूब पूछेगा, Q/8। शेडेड पूछेगा, तो शेडेड भी आपको आंखें खोल के देखनी है। कौन सी शेडेड? ऊपर वाले का 0, नीचे वाले का Q/24। बोलो क्लियर हुआ मामला? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं, लिखें। चलो अब पहले एक बार ELP निकालो। ELP के सारे क्वेश्चन एक बार करवा देता हूं मैं आपको, और आज घर जाके इसको शानदार तैयार कर लीजिए। ELP नंबर 5, सारे सवाल आने चाहिए, तभी मजा है। अभी अभी सब बता देंगे, अभी बिल्कुल चिंता। अभी कहेंगे फरमाइशी प्रोग्राम चालू तब बोलना, अभी ऐसे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं भागेगा। चलिए ELP नंबर 5, पहला एरिया वेक्टर दे रखा है तो सीधा E.A। दूसरा YZ प्लेन है, तो एरिया वेक्टर एक्स में आएगा। बोलो क्लियर? तीसरा, चौथा, पांचवा देखो, एससी वर्मा का सवाल है, ध्यान से देखें। वो कह रहा है फाइंड द फ्लक्स, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम यहां रखा गया है, और एक अनादर इक्वल चार्ज भार। अरे भार का मैं क्या करूंगा, बाहर वाला बाहर ही रह जाएगा, इसका फ्लक्स में कोई योगदान, क्योंकि जितना इन होगा उतना आउट होगा। तो फ्लक्स देगा कौन? 10⁻⁻7। फ्लक्स बोले तो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। मैंने आपको कहा मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ क्यू एनक्लोज चाहिए, बाहर वाले का फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। क्यू एनक्लोज बता दे, 10⁻⁻7 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12।
सर इससे भाग कौन देगा? इसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पे नहीं डालें, आप दोगे, मेरे पे नहीं डालें, मैं सिखा देता हूं। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें करते क्या है, परीक्षा में आ जाए, 4 पाई से गुणा करो, 4 पाई से भाग दो, वापस काट मत देना फिर। सर कट रहा है सर, ये तो 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से डिवाइड। ऐसा करने से क्या हुआ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया के। अब इससे क्या होगा, गुणा करना रिलेटिवली आसान है, ये आसान हो जाता है। अब बताइए के 9 इंटू 10⁻9, क्यू क्यू अपने 10⁻⁻7, 4 पाई, ये रिलेटिवली आसान है। और इसमें आप अप्रोक्सीमेशन से भी काम चला सकते हो। इसको 3 मान लो, 4 तिया 12, 12 इंटू 9 108, तो उसके आसपास आंसर मिल जाता है। क्या बात क्लियर है? तो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड नहीं करना होता कभी भी, ट्रिक लगा के उसको ऊपर नीचे 4 पाई से गुणा भाग कर दें, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान। छठा, छठा, सातवां, सातवां बताऊं, सातवां इंडक्शन करना है, काय को परेशान हो रहे हो? ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और एक पॉजिटिव चार्ज पी पे रख दिया। बताओ ये क्या करेगा, जितने माइनस हैं उनको अपनी तरफ बुला लेगा। इंडक्शन प्रोसेस जिंदाबाद। और यहां प्लस। अब जो तुमने गॉसियन बनाई है वो केवल केवल आधे से ही पास हो रही है, इतने से ही पास हो रही है, इतने से ही पास हो रही है। अब बता दो इस गॉसियन के अंदर केवल और केवल कितना चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा सवाल है काम का, कितना सुंदर प्रश्न है। क्या समझ में आ गया? इंडक्शन किया, गॉसियन सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस के अंदर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। आठवां, आठवां हो गया, 1 से 8 देख लो, आज सारे बना लो और इसको बढ़िया स्टेपलर करके बनाओ, शानदार काम करो, काटा कूटा मत करो, खूब कर लिए तुमने काटा कूटा, अब मत करो। 9th बताओ, 9th हो गया क्या? अगर रेडियस को दुगना कर देंगे तो फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में योगदान सभी का, इलेक्ट्रिक फील्ड में योगदान सभी का, पर फ्लक्स में योगदान केवल अंदर वालों का। 11, 11 लिख लो, एनसीईआरटी का प्रश्न है, कोने में लिख लो 11 एनसीईआरटी। 12 पे लिख लो एनसीईआरटी, साथ साथ में एनसीईआरटी कवर करते जा रहे हैं। 11 12 दोनों एनसीईआरटी हैं। 13 हुआ, कितना बढ़िया सवाल है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, अंदर वाले से फ्लक्स चेंज होगा, बाहर वाले से सभी से क्या चेंज होगी, फील्ड। 13वां देख लो, अभी सब बता देंगे, बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल खुश रहे, सब बता देंगे। अभी तो तुझे समझ में आ रहा है इलेक्ट्रो, पहली बात, सब आ जाएगा, फिर क्यों परेशान हो रहा है, क्यों हो रहा है परेशान? चार्ज Q1 एंड Q2 लाई इनसाइड एंड आउटसाइड, Q1 तो इनसाइड है, Q2 आउटसाइड, ये इनसाइड एंड आउटसाइड हो गया, ठीक है। क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है S, ये क्लोज सरफेस हो गई। लेट E बी द फील्ड और फाई बी द फ्लक्स। अब एक एक ऑप्शन देखते जाओ, रॉन्ग छांटना है, ध्यान देना, रॉन्ग करना है। पहला पढ़ो, इफ Q1 चेंजेस, Q1 कहां है, अंदर वाला, तुरंत बताओ Q1 चेंज होगा तो किसको बदलेगा, दोनों को, कोई भी बदलेगा फील्ड तो बदलेगी बदलेगी, पर फ्लक्स में केवल अंदर। अब देख Q1 चेंजेस, E एंड फाई बोथ विल चेंज, बिल्कुल सही बात है, अरे E तो हमेशा ही चेंज होगी यार, तू तो फाई पे सोच। इफ Q2 चेंजेस, Q2 चेंजेस, E will change but phi will not change, ये बात सही है, Q2 तो बाहर है। इफ Q1 is 0, Q1 is 0 मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है और बाहर है, तो बताओ जब अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना, 0, और फील्ड तो आएगी। तीसरा भी सही है, तो चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तीनों सही हो गए तो चौथा काहे पढ़ रहे हो, बोलो क्लियर है क्या?
रॉन्ग छांटना है, पढ़ लो फिर भी एक बार। Q1 नॉन जीरो, Q2 जीरो है, ई जीरो तो संभव ही नहीं है। दुनिया का हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, तो जब बाहर वाला चार्ज है तो फील्ड तो आएगी ही आएगी। हाँ जी, क्या 12th वाला बताऊं? अ पॉइंट चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस, फाइंड द नेट फ्लक्स। ये तो सरल है ना भाई, क्या दिक्कत है ये बता, बोलो। ये देख, ये गॉसियन सरफेस है क्यूबिक, जिसकी एच कितनी है 9, और एक चार्ज रखा है सेंटर पे। बच्चे तो सबसे बेसिक सवाल है। अब बताओ क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन। इसमें क्यों फंसा? एक फेज से पूछे तो क्यू बाय 6। बता, क्या लैंग्वेज समझ में नहीं आई? क्लियर है? चलो, 12, 13, 14, 14 समझ में आया क्या हुआ? 14 की लैंग्वेज बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी का प्रश्न है। आओ समझा देता हूं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है आई कैप में, जरा सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। ये क्यूब बना लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? आई कैप में। अब आप खुद समझो, नेट फ्लक्स तो जीरो होगा ना बेटे। क्यों? दो तरीके से, दो तरीके से सुनना। पहला तरीका, पहला तरीका, फ्लक्स ये होता है, इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज बता जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो। बोलो हाँ है। दूसरा तरीका बताओ, जितना यहां से इन हुआ है उतना यहां से आउट हुआ है, देख लो। यहां कितना इन होगा? माइनस का ई ए, यहां कितना होगा? प्लस का ई ए। ऊपर नीचे का तो योगदान ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, एरिया ऊपर है, तो ऊपर का, नीचे का, आगे का, पीछे का तो फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है। इसका नेगेटिव फ्लक्स है और इसका पॉजिटिव फ्लक्स है। तो क्या बात क्लियर है? इससे बहुत अच्छा सवाल बनता है। इस सिचुएशन से समझना, क्या फ्लक्स जीरो है? फ्लक्स का एक कठिन तरीका था उर्दू वाला, ई डॉट डी ए या डी एस। तो फ्लक्स जीरो के क्या क्या मायने हैं? फ्लक्स जीरो के क्या क्या मायने हैं? तो आपको बोलना आना चाहिए कि अगर फ्लक्स जीरो है तो आशीष सर मैं दो बातें बोल सकता हूं। उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, या एक बात और, डाइपोल है, ये भी तो बोल सकते हो यार। क्यों? डाइपोल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट। पहला बात बोलो, कोई चार्ज नहीं है, पर ये जरूरी नहीं है कोई चार्ज नहीं हो सर, ये भी तो संभव है, अंदर इक्वल एंड, तो अभी नेट क्यू एनक्लोज कितना हो गया। और तीसरी बात और बोल सकते हो, जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं एक्सटर्नल, उतनी ही जा रही हैं। 2023 का सवाल है, तुम यूं यहाँ हाँ कर रहे हो। ये देखो 2023 का सवाल है। ये देखो, ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बराबर जीरो। तो पहले तो इसको पढ़, ये है क्या? ये क्या है? ये है फ्लक्स, ये फ्लक्स है। क्योंकि फ्लक्स को तुम लिखते हो ई डॉट ए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या लिखेंगे? ई डॉट डी ए। इसने डी ए को क्या लिख दिया? डी एस। और दूसरा तरीका क्या है फ्लक्स का? क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। उसने कहा फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है। बोलो मायने, बोलो मायने। जितनी फील्ड लाइंस आ रही होंगी उतनी। दूसरा, अंदर एनक्लोज चार्ज जीरो है, या अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे हो। क्या ये सारे मायने सही है? पढ़ता जा। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ, बिल्कुल सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है?
ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड। अगर इनसाइड हो जाते तो फ्लक्स आ जाता। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस नेसेसरली यूनिफॉर्म, कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो, लो आर्बिटरी शेप का है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, क्या हर बिंदु पर यूनिफॉर्म है क्या? यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वो तो दो ऑप्शन बनाने हैं उसको। तो क्या क्या बातें निकल कर आ गई? या तो चार्ज जीरो होगा, एनक्लोज चार्ज जीरो होगा, या जितनी लाइंस इन हो रही होंगी उतनी लाइंस आउट हो रही होगी। क्या बात क्लियर हुआ? अच्छी सवाल है, अच्छा है। और कौन से पे आ गए थे हम? 14 हो गया, 15 हुआ, 15। अब 15 में कर सकते हैं। सेंटर वाला तो देगा Q/6, Q/, क्योंकि वो एक फेस है। और कोने वाला देगा Q/24। पक्का? तो कुल कितना हो जाएगा? Q/6 प्लस Q/6 प्लस Q/24। आ रहा आंसर? 16 बताओ। 16 हो गया। 17 देखो, 17 काम का है। 17 आया हुआ है, जेई मेन लिख लो। 17 जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें केवल एक बात थी जो आपको सिखाई थी, इनकमिंग फ्लक्स के आगे माइनस, आउटगोइंग के आगे प्लस। ये बात चमकेगी तभी ये सवाल होगा, तभी ये सवाल होगा। इनकमिंग के आगे माइनस, तो बताओ एंटरिंग कौन है? 5 1, तो 5 1 नहीं, -5 1। और लिविंग कौन है? 5 2, तो 5 2 हो गया प्लस। ये हो गया फाइ नेट। अब फाइ नेट क्या होता है? Q/ε -5 1 प्लस 5 2 Q। तो Q एनक्लोज कितना आ गया? -5 1 प्लस 5 2 इंटू, बताइए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? -5 1 प्लस का 5 2 पहला आ जाएगा। ठीक है। 18 देखते पता चल जाना चाहिए। प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया नीचे से परछाई डाल के देखेंगे तो πr²। सीधा आंसर दीजिए, E इंटू πr²। 19, 19 बढ़िया सवाल है। वही सवाल दूसरे तरीके से दिया हुआ है, देखो आप। E डॉट दिए जीरो को आप क्या समझ सकते हो? आप ये समझ सकते हो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो। क्लियर बात है? E is perpendicular to the surface at every point, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। E परपेंडिकुलर होने के तो कोई जरूरी नहीं। अगर E परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में तो एंगल 0 डिग्री हो गया। एंगल 0 का तो फ्लक्स आ जाएगा E डॉट ए। चलिए अब आइए सवाल नंबर 20 और 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हो गए क्या 20 और 21? किसी को बताना है तो हाथ खड़ा करो। 20 बताना है, ठीक है। 21 बताना है, ठीक है। दोनों बता देता हूं, दोनों क्लास नोट्स में लिख लो। बढ़िया सवाल है, दोनों क्लास नोट्स में लिख लो, काम के हैं। 20 भी लिख लो, 21 भी लिख लो, कोई शर्म मत करो। क्वेश्चन नंबर डाल लो और ईएलपी नंबर डालो। ये फ्लक्स के प्रश्न वापस करिए। इतने फ्लक्स के प्रश्न लाइन से जमे हुए नहीं है कहीं भी उपलब्ध, किसी भी किताब में, किसी भी मटेरियल में। अभी एक ईएलपी और आ रही है, उसमें भी फ्लक्स के सवाल हैं, गॉस के सवाल हैं। तो अगर आपने इतने प्रश्न कर लिए तो अपना काम इसमें परफेक्ट हो जाएगा। आइए 20 देखिए। 20 एक बढ़िया सवाल है। अगर आपके 20 चमकेगा तो 21 भी चमक जाएगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक क्यूब है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्यूब है, क्यूब का जो सेंटर है ये ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन पर है। इससे पता है क्या मतलब हुआ? ओरिजिन के आगे होता है पॉजिटिव और ओरिजिन के पीछे होता है नेगेटिव, ठीक है। उसने बोला सो दैट वन एंड इज एट x इक्वल टू 10 और दूसरा -10 पे है। मतलब ये किनारा कहां पर है? +10 पे, ये ओरिजिन है, ये है +10 पर।
और दूसरा किनारा -10। तो कोई बताएगा तुक्के से साइड कितनी हो गई? साइड 20 हो गई भाई। लैंग्वेज को पकड़ो, ये ओरिजिन है। ये देखो आप, बिल्कुल कमरे का, ये कमरे का ओरिजिन है। तो कह रहा है 10 पे एक दीवार है, 10 पे दूसरी दीवार है, तो टोटल 20 हो गया ना। ये देखो, ओरिजिन है, 10 पर एक दीवार, 10 पे दूसरी दीवार, 20 हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। मैग्नीट्यूड दे रखा है ई का 100 न्यूटन पर कूलम। पर भाई ने आगे बड़े जो शब्द लिखे हैं बड़े उर्दू के लिखे हैं। वो कह रहा है जब x ग्रेटर देन 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में है, और जब x लेस देन 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x में। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये, ध्यान से देखिएगा, मजे आ जाएंगे। x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला हिस्सा, x ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन से आगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अलोंग x एक्सिस, ये देखिए पॉजिटिव x एक्सिस, ई बाहर है। सोचिए, और जब x लेस देन 0 है इधर वाले हिस्से में, इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस मतलब इधर। ध्यान दो, यही इस प्रश्न का काम है, मेन खेल। ई पूरा ऐसे नहीं है कि पूरा एक साथ ही आ रहा हो, उधर उधर जा रहा है, इधर का इधर आ रहा है। और ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो पकड़ो। x ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन के आगे, ओरिजिन के आगे फील्ड पॉजिटिव x में है। x लेस देन 0 ओरिजिन के पीछे। अब इससे क्या होगा, इससे मजे आएंगे। पता है, इसका फ्लक्स निकालोगे तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? बाहर। ई भी बाहर, तो थीटा कितना लोगे इसके लिए? 0। फ्लक्स आएगा ई ए कॉस 0 ई ए, और इसका फ्लक्स भी ये आएगा। क्यों? इसका एरिया वेक्टर भी बाहर, ई भी बाहर, प्यारे थीटा 0 ई ए कॉस 0 ई ए, तो नेट फ्लक्स 2 ई ए। यही इस सवाल का पंच है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं चमकी तो नहीं होगा। खास सवाल है दोनों। नीचे वाला एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, किताब में देख लेना। बहुत मेहनत से ईएलपी तैयार कर रहे हैं, हर तरह का सवाल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल, पुराने सवाल, एक ही तरह के फ्लक्स के सारे क्वेश्चन, ताकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको एफर्ट कम लगाने पड़े। कोच का टारगेट यही होता है कि एफर्ट कम हो, जो लर्नर्स हैं, जो ट्रेनी लोग हैं, जो आप लोग हो पढ़ने वाले बच्चे, उनका एफर्ट कम करें, ताकि वो अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में यूज कर सकें। पढ़ना आपको, हम आपकी जगह पढ़ नहीं सकते, हम अपना काम कर सकते हैं, 4 बार समझा सकते हैं, चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, एक टॉपिक को बहुत सीक्वेंस तरीके से पढ़ा सकते हैं, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। वो हमारा रोल है। रोल आपका है प्रैक्टिस करना। दोनों अपना अपना रोल करेंगे जिम्मेदारी से, अच्छे लेवल पर नतीजे आएंगे। बोले क्लियर है? बस अब तो हो गया। अब सवाल बताइए, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 ई ए। ई बताओ 100, एरिया बताओ साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है? कितनी है? 20। तो सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 2 इंटू 100 इंटू 400 इंटू -4। फ्लक्स आ गया आपका 8। फ्लक्स पूछा है, क्यों पूछा है? क्यों? आगे
नहीं, चार्ज सेंटर पे कहाँ लिखा हुआ है? बस ये है कि अंदर कुछ है चार्ज, ये तो ना रखा हुआ सेंटर पर है। क्यों, सबसे निकलेगा ना फ्लक्स तो। नहीं, दो का ऐड नहीं कर रहे हैं, दो का नेट फ्लक्स है ना। वो कह रहा है यहाँ और यहाँ तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही एक्स में, ऊपर नीचे आगे पीछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना। और ऐड क्यों कर रहे हैं, दोनों प्लस आ रहे हैं, एक प्लस आता एक माइनस आता तो सेपरेट करते। बढ़े आगे, लिख लें। आंसर आ रहा है क्या, देखो किसी का। अब आइए 21 पर, दोनों सवाल बहुत बढ़िया है। 21 पे लगा लीजिए एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। आज ईएलपी नंबर 5 को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं कि यार सारे सवाल आते हैं और इतने बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ करें कि आप किसी को समझा सकें कि हाँ सर मुझे एक एक सवाल का एक एक पॉइंट क्लियर है। बिल्कुल कोई हवाबाजी के साथ नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। अभी सब पता है, 21 शुरू करेंगे, यहाँ पर नंबर डाल के सारे कर देंगे, ठीक है, मत परेशान। हाँ, इज जीरो ऑन द सरफेस, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज बाहर भी हो अंदर भी हो, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही हो, कैंसिल हो रही हो, किसी पे नहीं हो रही हो, कुछ भी संभव है। कुछ नहीं कह सकते ना भाई, चार्ज बाहर भी तो है। चलो, अब आइए सवाल नंबर 21 पर। भैया 21 अब वो उसी का भाई है, 21 में अब ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये देख लो। सिलेंडर की लंबाई 2a, रेडियस r, सेंटर ओरिजिन पे है, x बराबर प्लस a पर है ये साइड, और ये वाली x बराबर माइनस a है। बस लैंग्वेज है जो डराती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप में, देखो कितना बढ़िया लिखा है उसने, ग्रेटर देन जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, ये ग्रेटर देन जीरो, सेम वही सवाल है, और लेस देन जीरो पर माइनस आई कैप में। ये देखिए, ये अगर आपको पकड़ में आ गया, अब दो सवाल क्यों जमाए पास पास में, ताकि आपको यही बात दो बार दिमाग में बैठानी थी हमें कि देख वहां भी इधर है यहां इधर है, ग्रेटर देन जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई में है, लेस देन जीरो पर माइनस आई में। कर सकते हो, इसका बताओ फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ई ए कॉस जीरो, ई एरिया, सर्कुलर फेस है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी बताओ क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, ई इंटू पाई आर। माइनस आ जाएगा क्या, नहीं आएगा माइनस भाई, क्योंकि दोनों तरफ एरिया और ई एक ही दिशा में, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस का इसका जीरो होगा, पूछो क्यों, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर है, चाहे ई इधर लो या ई इधर लो क्या फर्क पड़ना है, कर्व्ड का तो जीरो ही आएगा। टोटल फ्लक्स 2e इंटू पाई आर, ई बताओ कितना दे रखा है, अच्छा ई को ई मानना है, ठीक है फिर तो मजे आ जाएंगे। करो इतना, फिर आगे करके सॉल्व करके चारों ऑप्शन बताता हूँ। हाँ, अब पहला नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो नेट तो ये जुड़ गया, तो पहला ऑप्शन चेक करता हूं, नेट क्या दे रखा है, 2e पाई आर स्क्वायर, क्या ये है क्या, क्या ये है क्या, नहीं, तो मतलब पहला तो क्या हो गया, गलत। नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज जीरो, थ्रू कर्व्ड सरफेस इज जीरो, थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज जीरो, कर्व्ड सरफेस से तो कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा, देख लीजिए, थ्रू कर्व्ड सरफेस को अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस से तो कोई फ्लक्स का लेना देना नहीं है।
नेट चार्ज, चार्ज निकाल लें। अब फ्लक्स आ गया तो चार्ज निकल जाएगा। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2e पाई आर स्क्वायर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको वहां भेज दें 2e पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू एनक्लोज 2e पाई 3.14 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। देखो कौन सा आंसर आएगा। थर्ड सही है। तो कितने आंसर आ गए इसके? दो। भाई ने कितने दिए हैं? एक। सही कर लो। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो 10 की पावर माइनस 6 कहाँ आएगा? आर तो सेंटीमीटर में, तो -4 ही तो आएगा। -6 तो कैसे आएगा? सोच। सही है। चलिए आगे बढ़े। तो भैया इसके कितने आंसर सही आएंगे? दो। 21वें का कौन कौन सा? दूसरा और तीसरा। 22, 22, 23, 24, 24 बना। देखो अब ये तो बड़ा ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा। देखो आप, ये क्या आ रहा है? रॉड इस क्यूब के अंदर घुस रही है, बॉडी के अंदर। तो क्या होगा? धीरे धीरे चार्ज अंदर आता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा, बढ़ने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कब हो जाएगा जरा सोचिए? जब रॉड पूरी की पूरी अंदर। क्यों? क्योंकि रॉड की लंबाई कम है, रॉड की लंबाई a/2 ही है और ये a है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये रॉड यहां तक आ चुकी पूरी अंदर a/2। अब बताइए, यहां थी, अब थोड़ी देर बाद थोड़ी सी आगे चली जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी और आगे चली जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी और आगे चली जाएगी। अभी तक फ्लक्स उतना ही रहेगा क्योंकि चार्ज एनक्लोज सेम है, चार्ज एनक्लोज सेम है। इसके बाद जब ये रॉड बाहर निकलेगी तो चार्ज एनक्लोज घटना चालू हो जाएगा। सही है। देन द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज सेकंड ऑप्शन। बोलो। अब ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया, अब आप अपने डाउट पूछ लो। ईएलपी नंबर 5 पक्का? इतनी आपने ऐसे ही तरीके से कर ली, आधी दूरी रख दी, घर पे खट्टे कर लिए, नहीं है मतलब। इसमें बहुत एनर्जी लगी है, उतनी एनर्जी आपने लगाई तभी मजा है। वो ईएलपी का आप ढेर करते जाओगे, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। एक एक ईएलपी इतने ही रिदम से सॉल्व होनी चाहिए तभी मजा है। फ्लक्स वही है, ओम्स लॉ वही रहेगा। आप सोचो मैं ओम्स लॉ बदल दूंगा, नहीं थोड़ा बदल पाऊंगा, वही रहेगा जो पिछले साल की कॉपी में था। हमें यही तो करना है, इसलिए हमने ड्रॉप लिया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। भाई कुछ पूछना चाहता है? 16। दुख दर्द बहुत होते हैं आप देखो। 16, 16 भी कराए क्लास में, ये वाला देख। ये भाई इस पे लिख देता हूँ 16। ले, ये मिनिमम फ्लक्स है और ये वाला है मैक्सिमम। ये देख लिखा भी है 16। ठीक है। हंस रहा है अब, हाँ? चलो। हाँ, वो जीरो तो कभी बोलता ही नहीं है। नेट फ्लक्स कभी नहीं पूछता, कभी पूछता है फ्लक्स थ्रू। ना ना ना, थ्रू का मतलब यही होता है फाई इन फाई आउट।
कोई भी एक निकाल लो। नेट फ्लक्स तो जीरो ही होता है, तो खुद को ही पता है उसको भी, काय को पूछेगा फिर। नहीं तो अभी नहीं देखना, वो ई इंटू पाई आर स्क्वायर ही होगा। चलिए क्लास नोट्स निकालें। क्या? हाँ समझ में नहीं आ रहा, वो क्या दिया हुआ है वहां पर? टाइम दिया हुआ, टाइम। टाइम है a/2v तक अंदर आने में उसको कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लंबाई कितनी है उसकी? a/2। स्पीड कितनी है? v। a/2v तक अंदर आ जाएगी। आई बात समझ? चलिए साहब बढ़े क्या आगे? लिखें, हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एक बात और, अभी ELP5 ऑनलाइन और डिस्कस करूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना इस साल आपको। आपको लग रहा है छोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अभी तो 2-3 दिन बाद टेलीग्राम पे आएगा, आओ ELP5 फिर करें। तो जिसके मन में थोड़े से रह गए हो ना, और पूछ लेना, बताऊंगा ही। आगे ही ले जाना है सेंटर को, रुकने वाले नहीं है हम, ध्यान रखना। इसलिए हाँ, इसलिए पूरा ही कराऊंगा, इसलिए आप चिंता नहीं करें, एकदम मस्त होके पढ़ें। यार अपन को तो सीखना है इस बार, आर पार फिजिक्स करनी है। लिखें, हैंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, पहला लिखिए, पहला लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। टेबल बनाइए कॉपी रखने के लिए, हाँ घुटने पे रख के लिखने में टेबल बनाइएगा एक तो। ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ऑब्लिक लिखें, ऑब्लिक स्फेरिकल शेल, ऑब्लिक स्फेरिकल शेल। अब देखते जाइए, इसके सीधे रिजल्ट हैं, डेरिवेशन वगैरह बोर्ड लेवल पर हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट समझेंगे। एक मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, सोचिए अगर कंडक्टिंग है तो आप सभी को पता है सारा चार्ज कहां रिजाइड करेगा? सरफेस पर। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अंदर तो जीरो है, सारा चार्ज जो भी आप देते हो वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब आपको 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, आउटसाइड, सभी को रटा हुआ है आउटसाइड। बताइए, के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर, ऐसे याद करो। अभी आर स्क्वायर जो रटा हुआ है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि छोटे आर और बड़े आर में दिक्कत आएगी। तो छोटा आर तो होता है सेंटर से दूरी, और बड़ा आर कौन होता है? रेडियस। तो पहले दिन से ही अच्छा याद करो, आउटसाइड फील्ड के क्यू बाय सेंटर से दूरी का स्क्वायर। सरफेस पर बताइए, सरफेस पर के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस बोलो, और इनसाइड जीरो। कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, शेल में तो मजा ही आ गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है, शेल मतलब अंदर से खोखला, तो चार्ज कहां रिजाइड करेगा? सरफेस। इनके फॉर्मूले ग्राफ न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सबसे फेमस है, बिल्कुल शानदार याद होना चाहिए। ग्राफ देख लीजिए, अंदर कितना आएगा? जीरो, अंदर फील्ड ही नहीं है, इनसाइड फील्ड जीरो। आउटसाइड, आउटसाइड ध्यान से देखिए, वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइपरबोलिक का। ये रटे हुए चाहिए फील्ड के पोटेंशियल के, पोटेंशियल 2 दिन बाद आएगा, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट ग्राफ, एकदम सटीक याद होना चाहिए। इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर में जीरो। क्या तेज बोल?
ये Q और Q बराबर है। चलो अगला लिखें, एप्लीकेशन नंबर 2। जल्दी आओ, कितनी बार लिखोगे, कितनों में शर्म नहीं आती बार बार ये लिखते रहते हो स्फेरिकल शेल के फॉर्मूले। हाँ, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का भी लिखने हैं, जल्दी से फटाफट आओ। के क्यू बार स्क्वायर न जाने कितनी बार लगा लिया, के क्यू बार स्क्वायर पीछे नहीं छोड़ रहा तुम्हारा, के क्यू बार स्क्वायर मेरा खुद का भी नहीं छोड़ रहा, 19 साल से मैं ये लगाता रहा हूँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो आगे लिखेंगे, तुमने क्वेश्चन बना लिए थे ईएलपी नंबर 5 पक्का। चलो लिखें, एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अभी इसके सबके सवाल करेंगे एक साथ, पहले एक बार फॉर्मूले फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएं। एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये इंपॉर्टेंट है, नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज देते हैं अगर आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसा यूनिफॉर्म, आपके पास ये जो फॉर्मूले हैं वो किसके हैं, यूनिफॉर्म के। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां बटा हुआ है पूरा चार्ज, उसके वॉल्यूम में। क्लियर है बात, शब्दों को खेलिएगा, वो कंडक्टिंग था और ये नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में सरफेस पे होता है, नॉन कंडक्टिंग में थ्रू आउट वॉल्यूम पर है, पर कब, जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। अभी नॉन यूनिफॉर्म के भी सवाल आते हैं, जेई मेन में आए हुए हैं, उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो भी सिखाऊंगा, तो यूनिफॉर्म को अंडरलाइन करिएगा। रेडियस है आर, बाहर छोटा आर, तो आउटसाइड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वही रहता है के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर। एक अच्छा सा पॉइंट सुनना, एक अच्छा सा पॉइंट सुनना, बहुत जगह काम आता है। कोई स्फीयर आउटसाइड वाले बिंदुओं के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है। वापस, कोई भी स्फीयर, कोई भी स्फीयर, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, यदि पॉइंट बाहर है तो ऐसा व्यवहार करता है जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की फील्ड बताओ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये शेल थ्योरम कहलाती है। तो आउटसाइड वाले बिंदुओं के लिए स्फीयर कैसे व्यवहार करता है, पॉइंट्स के तरह। क्लियर बात। चलो सरफेस बताओ, सेम फॉर्मूला, के क्यू बटे आर स्क्वायर, बट इनसाइड बेटे इस बार जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा डरावना है, के क्यू छोटे आर बटे आर क्यू, छोटे आर बटे आर क्यू। देख लीजिए, अब इसका एक डेरिवेशन बता रहा हूं आपको, वो केवल इसलिए क्योंकि मुझे कुछ अच्छे प्रश्न कराने हैं, तो उसके लिए आपको डेरिवेशन की फील आएगी तभी कर सकते हो। आंसर याद होने चाहिए, एग्जाम की डिमांड है, ग्राफ आना चाहिए वो जरूरी है, डेरिवेशन अच्छे सवालों के लिए चाहिए। ये ई और आर, ग्राफ बनाओ तो हर चीज को देखो, वाई एक्सिस में कौन है, एक्स एक्सिस में कौन है, बताओ अंदर, अंदर फील्ड कैसे आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टक, इनसाइड छोटे आर के प्रोपोर्शनल, आउटसाइड बता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख लो, अच्छे से बनाओ जमा कर, नॉन यूनिफॉर्म देखो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखो, ग्राफ देखो, फॉर्मूले अच्छे से देखो, छोटा आर बड़ा आर समझो, छोटा आर सेंटर से दूरी है, बड़ा आर रेडियस है, हर बात को अच्छे से देखो। ये आर बराबर आर का क्या मतलब होता है, कई बच्चे पूछते हैं, आर बराबर आर का मतलब ये सरफेस है, इससे अंदर चलोगे तो इनसाइड हो गया, इससे बाहर चलोगे तो आउटसाइड हो गया, ये मतलब होता है।
बढ़ू आगे। इसी का एक फॉर्म और होता है, किसी को बताओ। अब ये रो कैसे निकालते हैं वो देखो। रो रो है डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज क्यू, वॉल्यूम 4/3 πr³ तो Q की जगह आप लिख सकते हो रो इंटू 4/3 πr³। तो इस Q की जगह रो इंटू 4/3 πr³ डालो तो एक नया फॉर्मेट आएगा, वो भी बड़े काम का है बेटे। के की जगह डाल दो 1/4πε0। Q की जगह रो इंटू 4/3 πr³, छोटे आर की जगह छोटे आर अपॉन r³। ध्यान से देखो, देखो इसमें किया है मैंने, वापस देखो जिनको नहीं समझ में आया। के की जगह बेटे 1/4πε0। क्यू की जगह रो इंटू वॉल्यूम, छोटा आर की जगह छोटा r³ की जगह नीचे r³। कुछ कट रहा है क्या? देख लो, काट लो। r³ से r³, 4 पाई से 4 पाई और बस। तो ई इनसाइड, ये भी बेटे फेमस फॉर्मूला है, कुछ सवालों में ये भी काम आएगा, कुछ सवालों में ये भी काम आएगा। ई इनसाइड रो आर अपॉन 3 ε0। रो आर अपॉन 3 ε0। क्लियर है? तो कल इससे आगे पढ़ेंगे। इसका मुझे आप याद दिलाना, मैं डेरिवेशन भी समझाऊंगा। डेरिवेशन जरूरी है, फॉर्मूले और ग्राफ से काम अच्छा चलता है, पर डेरिवेशन करोगे तो कुछ अच्छे सवालों को भी हम हिट कर पाएंगे। और फिर इसकी कल एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा और कल फ्लक्स और गॉस को पूरा खत्म कर देंगे। संडे को बैठकर यहाँ तक रिवाइज करना है आपको, ईएलपी नंबर 1 से लेकर ईएलपी नंबर 6 तक। 6 अभी मिल जाएगी छुट्टी तक, नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से कर लीजिएगा। जीरोक्स में गई हुई है, आ जाए तो खुशी खुशी ले लेना, हंगामे मत मचाना। नहीं मिले बैग लेकर चुपचाप घर चले जाना, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सही बात है? एक बार और बताऊं क्या? चलो।